हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ अंशु कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस इनक्रेडिबल सा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है द मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट, जहां पे हमने बहुत ही खूबसूरती के साथ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर 2 कंप्लीट किया। लेक्चर 1 भी हो गया, लेक्चर 2 भी हो गया, बहुत सारी सेल्स की बातें हो गई। लास्ट लेक्चर में हमने कहां तक पढ़ लिया था? आई गेस टाइप ऑफ सोल्यूशन तक हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने किसकी बात की थी? हाइपरटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन और हमने हाइपोटोनिक सोल्यूशन की बात कर ली थी। अब देखा जाए तो उसमें क्या क्या सारी चीजें थी। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या हो रहा था कि सेल के बाहर सॉल्वेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम थी और सेल के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्वेंट की वो ज्यादा थी। इसलिए क्या हो रहा था कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रही थी और हमारा जो सेल है वो क्या हो रहा था? श्रिंक हो जा रहा था। आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या हुआ था कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बाहर की साइड और अंदर की तरफ क्या था? सेम था। हमने एग्जांपल भी लिया था 10-10 सॉल्वेंट का या फिर आई गेस 20 सॉल्वेंट का एग्जांपल लिया था हमने। दोनों तरफ सेम था, इसलिए क्या हो रहा था? हमारा सेल रिमेन्स सेम, यानी सेल जैसा था वैसा ही बाद में भी रह रहा था। फिर हमने बात की थी हाइपोटोनिक सोल्यूशन की। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या देखा था हमने कि अंदर की तरफ सॉल्वेंट की मात्रा कम थी और बाहर की तरफ सॉल्वेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट जो था वो ज्यादा था। इस वजह से मूवमेंट कहां हो रही थी? आउटसाइड टू इनसाइड, और सेल हमारा क्या हो जा रहा था? स्वेल हो जा रहा था। चलिए, तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 3। इसको चेंज करिए, आज लेक्चर क्या है? हमारा थर्ड लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 है आज। शुरू करें, देखते हैं आज हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये देखिए क्या क्या सारे टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। कल जो हमारा पार्ट रह गया था सेल वॉल एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल का, उसको हम कवर करेंगे। न्यूक्लियस कवर करेंगे आज हम। फिर सेल की ओरिजिन, सेल आया कहां से, सेल बना कैसे, यानी हम ओरिजिन, सेल की ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे, बनता कैसे सेल। फिर उसके बाद सेल के अंदर के स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेल्यूलर स्ट्रक्चर, उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर आगे हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेल, या जिसे यूकैरियोटिक सेल भी बोलते हैं। सेल दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। ठीक है, एडवांस्ड सेल या कॉम्प्लेक्स सेल कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक सेल, इसको हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद यूकैरियोटिक सेल के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बाउंड, यानी ऐसे सेल्स या ऐसे सेल ऑर्गेनेली जिसके अराउंड क्या प्रेजेंट है? मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। ये कुछ सेल ऑर्गेनेली के नाम है जो हमें किसमें देखने के लिए मिलते हैं? जो हमें देखने के लिए मिलते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो कौन कौन से हैं वो? पहला है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे गोल्जी एपरेटस पढ़ेंगे। तीसरा क्या है? लाइसोसोम। और चौथा आज हम करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके साथ हम आज की क्लास को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्या है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल इज नॉन लिविंग। सबसे पहले लेक्चर में ही जब हम लोग सेल वॉल कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसे सेल मेम्ब्रेन बोल रहे थे, और सेल वॉल दूसरा था कंपोनेंट था। तभी हमने वहां पे लिखा था कि सेल वॉल जो है कैसी होती है? डेड, यानी कहने का मतलब कि नॉन लिविंग होती है। इसको याद करेंगे सब लोग। ठीक है, नॉन लिविंग होती है। और इसका जो सरफेस रहता है वो कैसा रहता है? रिजिड आउटर कवरिंग, यानी अगर ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक रिजिड यानी हार्ड या फिर टफ क्या रहेगा? सेल वॉल। ये क्या है हमारी? दिस इज सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट है। कैसी है ये? डेड है। डेड सेल वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, सेल वॉल किसमें प्रेजेंट है? प्लांट सेल में प्रेजेंट है। ठीक है, बनी किसकी होती है? कंपोज्ड मेनली ऑफ सेल्यूलोज। ये टर्म सेल्यूलोज टर्म आप सब एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लेंगे। क्यों? क्योंकि ये पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछ सकता है, क्वेश्चन आने के चांसेस है इसमें। क्या? कि प्लांट की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है? तो प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी हुई है। अब जरूरी नहीं है कि सारी सेल्स में अगर सेल वॉल, अगर मान लो कोई भी प्लांट है तो उसमें सेल होगी, सेल क्या आउटर सरफेस पे सेल वॉल प्रेजेंट होगी, तो जरूरी नहीं है कि वो सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की ही बने।
सेल्यूलोज की सेल वॉल किसमें देखने के लिए मिलती है? प्लांट सेल में देखने के लिए मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला? प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। क्या बोला? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, यानी सेल का एक स्ट्रक्चर होता है, शेप में हमने पढ़ा था जैसे कि राउंड एंड ओवल होता है और फिर बाइकॉनकेव शेप होता है, वैसे ही प्लांट सेल, मान लो ये कौन सा सेल है? दिस इज प्लांट सेल। ठीक है, अब प्लांट सेल की ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो क्या है? सेल वॉल। इसके अंदर एक और लेयर होगी, वो क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या बनाया हमने? CW, दैट इज सेल वॉल। अंदर वाली लेयर क्या है? दैट इज PM, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया और सेल वॉल बनाया। अब सेल वॉल का काम क्या होता है कि ये जो राउंड स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इस राउंड शेप को खराब ना होने दे, यानी जैसा इसका स्ट्रक्चर है वैसे ही स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखें। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो किसके वजह से है या किसके हेल्प से ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखता है एक ह्यूमन का? क्यों? वो बोन्स की वजह से है। बोन्स ही हमारा क्या बनाते हैं? ह्यूमंस का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, कि एक ह्यूमन कैसा दिखेगा, कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा, वो कौन डिसाइड करता है? वो बोन। बोन की जैसी अरेंजमेंट ये हमारे अंदर हुई है, यानी हमारे आगे के साइड पे क्या प्रेजेंट है? चेस्ट प्रेजेंट है, रिब्स प्रेजेंट है, फिर इसी के अंदर लंग्स है, फिर नीचे क्या है? डायफ्राम है। ठीक है, नीचे 2 लेग्स हैं, लेग्स की मल्टीपल बोन्स है, फिंगर्स है, हैंड्स है, एल्बोज है। वैसे ही क्या होता है? सेल का स्ट्रक्चर डिफाइंड हो, यानी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है वैसा ही रहे। अगर मान लो हमारी ह्यूमन बॉडी में अभी सारे बोन्स होते ही नहीं, तो फिर क्या हम लोग कोई मूवमेंट कर पाते? हम लोग तो एकदम कैसे हो जाते? जेली लाइक हो जाते ना, कि बस ऐसे ही फैले हुए पड़े हैं। ठीक है, इसलिए किसी भी सेल को उसका स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए हेल्प कौन कर रहा है? सेल वॉल। इसलिए क्या बोला हमने कि प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ लाइज आउटसाइड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डायग्राम में दिख रहा है, अंदर की तरफ कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ एक लाइनिंग है या कवरिंग है, जिसको हमने क्या बोला है? सेल वॉल। और यही सेल वॉल क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ में। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? देखिए, प्लाज्मोलाइसिस अकर्स इन द लिविंग प्लांट सेल। किसमें? अकर्स इन द लिविंग प्लांट सेल, यानी किसमें होता है? ये लिविंग प्लांट सेल में होता है। ठीक है, और क्या बोला? व्हेन दे लूज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का प्रोसेस कल समझाया था, कल का लेक्चर किया है कंप्लीट, नहीं किया है तो पहले वो लेक्चर करिए। क्या है? ये सेल है, सेल के अंदर से एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू क्या कर रहा है कि अंदर का जो वाटर है वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस करके कहां चला जा रहा है? बाहर की तरफ चला जा रहा है। ठीक है, अब जिसकी वजह से ये सेल क्या करेगा? वाटर लूज करेगा। अब जब ये वाटर लूज करेगा तो हम सबको पता है कि क्या होगा? जब सॉल्वेंट या H2O यानी वाटर बाहर चला जाता है सेल के, तो सेल जो है हमारा वो क्या करेगा? श्रिंक करेगा, यानी ये सेल जो है वो सिकुड़ना चालू करेगा। क्या होगा? ये सेल जो है धीरे धीरे क्या होगा? इसकी जो थिकनेस है वो कम होने लगेगी, यानी ये सेल कुछ ऐसा सा दिखने लगेगा। ये सेल की बाहर की सरफेस सेल वॉल, और अंदर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे सा सूख सा जाएगा। ठीक है, ये क्या है? हमारी अंदर की लेयर, ये वाली जो थी वो है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होगी? देखो एकदम सूख गई है। ठीक है, अब प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या है कि जब ये सेल वॉल वाटर लूज करे एक लिविंग प्लांट सेल में, तो क्या करे कि इसकी वजह से होगा क्या? तुम ये देखो पहले, रिजल्ट्स इन श्रिंकिंग ऑफ सेल कंटेंट अवे फ्रॉम द सेल वॉल, यानी इस सेल के अंदर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट था, इसके अंदर जितने भी मल्टीपल सेल ऑर्गेनेलिज या जितने भी सेल के कंपोनेंट्स थे वो सारे क्या हुए? सेल वॉल से अवे आ गए। सेल वॉल से क्या हो गए? अवे की तरफ चले गए, और क्या हो गए? श्रिंक हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? श्रिंक हो गए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। लेकिन ये सेल का जो राउंड स्ट्रक्चर है वो खराब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है? बाहर की तरफ हमारी एक लेयर प्रेजेंट है जिसको हमने क्या बोला था? सेल वॉल। और वो क्या काम कर रही थी? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही थी। इसलिए सेल वॉल तो जैसी थी वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन जो अंदर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या हो गया? वो श्रिंक हो गया, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि सेल के अंदर जितना भी कंटेंट था वो भी श्रिंक हो गया। ठीक है, समझ में आया प्लाज्मोलाइसिस? चलिए
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। अब सेल वॉल के क्या क्या काम है। एक काम तो हमने देख लिया कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट या स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है या स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शंस की बात करें तो परमिट्स प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया सेल टू रेसिस्ट बर्स्टिंग इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट क्या था? हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट था कि जब एक सेल जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या हो, सॉल्वेंट की मात्रा कम हो और बाहर जो हो सॉल्वेंट की मात्रा क्या हो या सॉल्वेंट का अमाउंट क्या हो, ज्यादा हो। अब अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस क्या होगा, सॉल्वेंट के टर्म्स में अगर हम देख रहे हैं तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी भैया, यही होगी। क्या होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन, यानी इन्वायरमेंट में जहां पे सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था वहां से मूवमेंट होगी कहां पे, सेल के अंदर। और इसी को कैसा सॉल्यूशन बोलते हैं हम, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जब कंटिन्यूअसली ये सॉल्वेंट सेल के अंदर एंटर करेगा तो सेल क्या हो जाएगा, सेल स्वेल्स अप, यानी सेल जो है वो फूल जाएगा, मोटा हो जाएगा। ठीक है, अब होना तो ऐसा चाहिए था कि सेल के अंदर अगर कंटिन्यूअसली फिलिंग हो रही है सॉल्वेंट की तो सेल एक टाइम तक क्या होगा, ग्रो करेगा, थिक होगा, मोटा होगा। ठीक है, बट एक टाइम ऐसा आना चाहिए जब उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी आ जानी चाहिए और उसके बाद क्या होना चाहिए, बर्स्टिंग हो जाना चाहिए, यानी सेल खत्म हो जाना चाहिए, फूट जाना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो, इससे प्रोटेक्ट हो सके, इसलिए सेल ने क्या किया, सेल क्या करता है, सेल की जो सेल वॉल है वो इसमें हेल्प करती है कि बर्स्टिंग ना हो सके। क्या बोला, प्रिवेंट प्लांट सेल, फंजाई सेल और बैक्टीरिया के जो सेल है उनको क्या, वो क्या करते हैं, रेसिस्ट करते हैं। रेसिस्ट करने का मतलब कि अपोज करना, किसकी, बर्स्टिंग, बर्स्टिंग ना होने दे। ठीक है, किस सोल्यूशन में, हाइपोटोनिक सोल्यूशन या हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में। ठीक है, समझ आया, इतना आया समझ में। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सेल एब्जॉर्ब वाटर। क्या बोला, सेल एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। यहाँ पे हमने क्या देखा, सॉल्वेंट जो है वो अंदर जा रहा है, यानी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि सेल जो है सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब कर रहा है, अपने अंदर खींच रहा है। ठीक है, क्या बोला, सेल एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस लीडिंग टू, जिसकी वजह से क्या होता है, स्वेलिंग होती है एंड प्रेशर अगेंस्ट सेल वॉल। ठीक है, क्या बोला, प्रेशर अगेंस्ट सेल वॉल। मान लो ये एक सेल है, सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर सेल वॉल, इसके अंदर बहुत सारा क्या भर गया है, बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या भर गया है, बहुत सारा सॉल्वेंट भर गया है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये सेल मोटा भी होगा, यानी ग्रो भी करेगा। और क्या बोला, जिसकी वजह से क्या होगी, स्वेलिंग होगी। और जब ये वाटर कंटिन्यूअसली, बाहर का जो वाटर था वो जो कंटिन्यूअसली अंदर आ रहा था, उसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर अमाउंट बढ़ जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये अपने इन वॉल पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो वॉल है उस पे क्या करेगा, प्रेशर लगाना चालू करेगा। ठीक है, क्या करेगा, प्रेशर लगाना चालू करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक बलून है, बलून को जब उसमें आप लोग हवा भरते हो तो क्या होता है, बलून का साइज ग्रो होता है। वैसा ही मान लो कि बलून जो है वो सेल है और जो आपकी एयर है, जो आप एयर उसमें अंदर डाल रहे हो वो क्या है, वो सॉल्वेंट है, जो कि इन्वायरमेंट यानी आपके थ्रू कहां जा रही है, सेल के अंदर यानी बलून के अंदर जा रही है। तो वो क्या होता है, सबसे पहले तो वो उसका साइज बढ़ता है यानी स्वेल होता है। फिर जब बहुत ज्यादा स्वेल हो जाता है तो बलून तो क्या होता है, बलून तो एक टाइम के बाद प्रेशर, जब उसमें प्रेशर ज्यादा लगने लगता है उस एयर की वजह से तो वो बर्स्ट कर जाता है। लेकिन सेल में ऐसा ना हो, इसलिए क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। नेक्स्ट फंक्शन देखिए, सेल वॉल क्या करता है, सेल वॉल एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वॉलन सेल, यानी अंदर की तरफ से तो सेल जो है, या फिर कह लो ये जो अंदर की तरफ सॉल्वेंट है वो बाहर की तरफ तो वो प्रेशर लगा ही रहा है। अब इसको अपोज करने के लिए सेल वॉल क्या करता है, सेल वॉल अंदर की तरफ इक्वल अमाउंट में क्या करने लगता है, प्रेशर लगाने लगता है। इक्वल अमाउंट में, जितना अंदर से बाहर की तरफ लग रहा होगा उतना ही बाहर से अंदर की तरफ क्या होगा, प्रेशर सेल वॉल एक्सर्ट करेगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, सेल्स विथ वॉल्स, क्या बोला, सेल्स जिनके पास वॉल्स है कैन एंड्योर ग्रेट या फिर ग्रेटर चेंजेस इन सराउंडिंग मीडियम देन द एनिमल सेल।
अब एनिमल सेल के पास हमें पता है सेल वॉल नहीं है, यानी एनिमल सेल को थोड़ा सा कहीं अगर एनिमल सेल किसी पैथोजन के एक्सपोजर में आ जाए तो उसको डैमेज करना थोड़ा सा इजी होगा एज कंपेयर टू क्या बोला प्लांट सेल के। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में जो है सेल वॉल प्रेजेंट है, इसलिए क्या बोला सेल वॉल सेल्स विथ वॉल कैन एंड्योर ग्रेटर चेंजेस इन सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब देख लेते हैं कि किसमें कौन सी सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, यानी किसकी सेल वॉल बनी होती है। जैसे हमने प्लांट में देखा था, प्लांट में क्या था सेल वॉल प्रेजेंट है, जी हाँ प्लांट में प्रेजेंट है। किसकी बनी हुई थी? सेल्यूलोज की बनी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आते हैं, नेक्स्ट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में सेल वॉल होगा, यस बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होगा। किसकी बनी होगी सेल वॉल? बैक्टीरिया में जो बनी होगी वो बनी होगी पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होगी। ठीक है, किसकी बनी होगी? पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है इस टर्म को मैं बताऊंगा आगे, अभी के लिए बस ये टर्म याद रखो कि बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट है, किसकी बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की। प्लांट में भी सेल वॉल प्रेजेंट है, किसकी बनी है? सेल्यूलोज की। थर्ड क्या है हमारे पास? थर्ड इज फंजाई। फंजाई में भी सेल वॉल प्रेजेंट है और किसकी बनी हुई है? काइटिन। किसकी बनी हुई है? काइटिन की सेल वॉल बनी हुई है। एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट है और वायरस में भी सेल वॉल जो होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। इसलिए किसकी बनी है उस पर तो कोई बात करने की टॉपिक ही नहीं है वो कोई। ठीक है, क्या बोला? प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल्यूलोज की बनी है। फिर किसका बोला? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट है, किसकी बनी हुई है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई है। पेप्टाइडोग्लाइकेन आगे बताऊंगा। फिर क्या बोला हमने? फंजाई बोला। फंजाई में भी सेल वॉल क्या है? प्रेजेंट है, किसकी बनी हुई है? काइटिन की बनी हुई है। एनिमल सेल और वायरस में सेल वॉल एब्सेंट है। सेल वॉल के फंक्शन समझ में आ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े तो अब किसकी बात करेंगे? सेल का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस या फिर ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला? इस न्यूक्लियस के पास क्या देखा था हमने? जब हम लोग न्यूक्लियस का कंपोनेंट्स में पढ़ रहे थे तब हमने क्या देखा था? फर्स्ट लेक्चर में जब हम लोग सेल के कंपोनेंट्स में न्यूक्लियस पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि ये न्यूक्लियस, मान लो ये सेल की सीधा मैं न्यूक्लियस बना रहा हूँ, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह कुछ नहीं बना रहा। ये क्या है? एक मान लो सेल का न्यूक्लियस, जिसको मैं किससे डिनोट कर देता हूँ? एन से। ये क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के बाहर हमने क्या देखा था? ऐसे लेयर्स प्रेजेंट थी। एक और लेयर इसकी थी, उसको हम लोग ऐसे बना देते हैं। ये क्या हो गया? दो लेयर बन गई। एक ये बाहर वाली जो दिख रही है ये वाली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटर लेयर। और एक ये अंदर वाली जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर लेयर। ठीक है, दो लेयर हो गई, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। ठीक है, जिसे हमने क्या बोला था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला था। अब इसके दो इन लेयर के बीच में देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? पोर्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? पोर प्रेजेंट है। पोर कहने का मतलब कि होल्स या फिर ओपनिंग, जिसके थ्रू हमने क्या देखा था कि ट्रांसफर ऑफ मटेरियल या फिर क्रोमोसोम हो रहा था। चलिए क्या लिखा? द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन is a double layered and contain pores for exchange between the nucleus and cytoplasm। अभी वो डायग्राम से सेम चीज बताई कि इसमें इस न्यूक्लियस के बाहर डबल लेयर का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। इन लेयर के बीच में कुछ होल्स या फिर ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग पोर्स बोलते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ मटेरियल होता है। जिसमें क्या होता है कि अगर इस न्यूक्लियस से कुछ भी मटेरियल निकल रहा है या फिर क्रोमोसोम निकल रहा है, कहाँ जाएगा वो? न्यूक्लियस के बाहर का जो चीज प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। यानी ये जो एक्सचेंज हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है? बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, इन दोनों के बीच में हो रहा है। नेक्स्ट क्या बोला? न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम। क्या बोला? न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस बना है, एक सेकेंड, ये जो न्यूक्लियस बना है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? इसके अंदर प्रेजेंट रहता है ऐसा सा स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं?
क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम। देन क्या बोला, डीएनए एंड प्रोटीन। क्या है, क्रोमोसोम इज डीएनए एंड प्रोटीन। फिर क्या बोला, विजिबल, अब ये क्रोमोसोम टर्म समझा रहा हूं क्या है, विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन विच कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब कि हमने क्या क्या चीजें देखी, सबसे बाहर क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है, कैसा है, डेड है, यानी नॉन लिविंग है। उसके अंदर एक लिविंग मेम्ब्रेन, कैसी है, सिलेक्टिवली परमिएबल या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिस लेयर का नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है या लिविंग पार्ट मान लो, उसको क्या बोला हमने, साइटोप्लाज्म बोला। फ्लूइड कंटेंट सेल के अंदर का उसको क्या बोला, साइटोप्लाज्म। उस साइटोप्लाज्म में डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, जो कि क्या करती है, अलग अलग फंक्शन सेल के अंदर करेंगी, ठीक है। अब क्या होता है कि वो मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकती है सेल ऑर्गेनेली, या फिर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकती है। फिर क्या बोला, उस साइटोप्लाज्म में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उस न्यूक्लियस के बाहर डबल मेम्ब्रेनस एक स्ट्रक्चर है, या डबल लेयर का एक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब इस मेम्ब्रेन के बीच बीच में कुछ पोर्स प्रेजेंट है, जिसको होल्स या फिर ओपनिंग बोल सकते हैं। उसके बीच में एक्सचेंज हो रहा है, किसके बीच में, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, किसका, मटेरियल का या फिर मटेरियल का या फिर क्रोमोसोम का, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, इस न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं, वो प्रेजेंट है। क्रोमोसोम, ये जो क्रोमोसोम का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, वो कब विजिबल होता है, ये विजिबल होता है जब सेल अपनी डिवीजन स्टेट में आ जाए, यानी जब सेल के पास ये खासियत आ जाए कि वो अपने आप को डिवाइड करके नए सेल्स बना सकता है, तब क्रोमोसोम जो है वो विजिबल होता है। और क्यों विजिबल होता है उस टाइम पे, वो इसलिए होता है क्योंकि ये सेल या इस न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है, या जो डीएनए या जेनेटिक मटेरियल, यानी इस सेल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो किसके पास है, इस क्रोमोसोम यानी या फिर डीएनए के पास है, ठीक है। अगर इसको न्यू सेल्स बनाने हैं तो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो आगे वाले सेल में पास ऑन करनी पड़ेगी। जैसे हमारे पेरेंट्स के जैसे हम हैं, यानी मान लो हमारी हाइट फादर पे गई हो, या फिर हमारा कलर टोन मम्मा पे गया हो, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। वैसे ही सेल का जो जेनेटिक पार्ट है, या फिर जो कह लो कि इसके अंदर की जो इंफॉर्मेशन है, वो आगे वाले सेल में ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे विजिबल होता है, ठीक है। जब सेल का जो डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम क्या होगा, विजिबल होगा, और आगे वाले सेल में उसकी ट्रांसफर हो जाएगी। नेक्स्ट क्या बोला, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या बोला, डी फॉर डीऑक्सी राइबोज, एन फॉर न्यूक्लिक, एंड ए फॉर एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक है। अब क्या बोला, contains the information essential for the constructing and organizing cells। जो अभी बताया सेम चीज यही लिखी है। क्या बोला कि डीएनए के अंदर एसेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी जरूरत इस सेल से रिलेटेड जितनी भी एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, या जो भी इंफॉर्मेशन सेल के रिगार्डिंग है, वो सारी किसके पास रहेगी, डीएनए के पास रहेगी, ठीक है। जो कि क्या करेंगी, जब कंस्ट्रक्टिंग यानी नए सेल्स बनाएंगी, नए सेल का जब कंस्ट्रक्शन करेंगी, या उन सेल का जब ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो क्या बोला कि उस सेल के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन भेज सके, इसलिए डीएनए क्या करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करेगा उस टाइम पे, ठीक है, डिवीजन के टाइम पे। क्या बोला, दीज मॉलिक्यूल्स, कौन से, डीएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करते हैं, कंसिस्ट ऑफ जीन्स। अब ये जीन टर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो कंसिस्ट ऑफ जीन, उसमें क्या होता है, जीन्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, विच रेगुलेट सेल फंक्शनिंग एंड इनहेरिटेंस आर विजिबल एज क्रोमाटिन मटेरियल इन नॉन डिवाइडिंग सेल। क्रोमाटिन मटेरियल इन नॉन डिवाइडिंग सेल, यानी क्रोमाटिन कुछ नहीं है, सेम क्रोमोसोम जैसा है। क्रोमोसोम जब सेल का डिवीजन वाला स्टेट आ जाता है, तब जो स्ट्रक्चर हमें न्यूक्लियस के अंदर देखने मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। और जब सेल डिवाइड नहीं हो सकता है, जब सेल के पास ये खासियत नहीं आई है,
कि वो डिवीजन कर सके, तब न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमाटिन बोलते हैं। बस यही दो डिफरेंस है क्रोमोसोम और किसका, क्रोमाटिन का। क्या, जब डिवीजन स्टेट है तब न्यूक्लियस के अंदर देखने के लिए एक स्ट्रक्चर मिलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्रोमोसोम, और जब डिवीजन स्टेट नहीं है तब न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रक्चर देखने मिलेगा वो क्या है, क्रोमाटिन मटेरियल, या उसे क्रोमाटिन बोलेंगे। अब ये जीन टर्म जो आया है, जीन टर्म क्या है, जीन टर्म, जीन कहने का मतलब क्या है, देखो इधर डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, देखो ऐसा लग रहा है देखने में कि दो थ्रेड आपस में क्या हो गए हैं, उलझ से गए हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए, या जिसका फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब इस डीएनए का अगर मैं एक पार्ट बनाऊं, एक सेकेंड, अगर मेरे पास कोई खाली स्लाइड हो तो उसमें ज्यादा अच्छे से बना सकेंगे हम लोग। खाली स्लाइड नहीं, कोई बात नहीं, इसी पे बना लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के पास एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये मान लो क्या है, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है। ये किसका स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब अगर मैं इसके एक थ्रेड को निकाल के दिखाऊं, ऐसे क्या किया मैंने, इसके एक थ्रेड को लिया, उसको निकाला और उसको लिटरली फॉर्म में रख दिया, ठीक है। इस डीएनए पे अब होता क्या है कि ये पूरा का पूरा डीएनए फंक्शनल नहीं होता है, यानी इस पूरे डीएनए से काम हम नहीं करवाएंगे, ठीक है। इस पूरे डीएनए पे कुछ जगह पे प्रेजेंट होते हैं जीन्स। ये जो मैंने लाइंस बनाई है, ये क्या है, ये इतना पार्ट, इस दो पैरेलल लाइन के बीच का जो पार्ट मैंने बनाया है, जिसको मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूं, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इस पार्ट को हम बोलेंगे जीन। अब जीन का काम क्या होता है, जैसा मैंने बोला कि ये पूरा डीएनए जो है वो फंक्शनल नहीं है, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स बनाए हैं इसको हमने बोला है जीन्स, और ये जीन्स ही क्या है, इस डीएनए के फंक्शनल पार्ट है। यानी इस डीएनए में अगर कोई काम कर रहा है, ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर काम कर रहे हैं, ये सारे क्या है, ये भी जीन्स है, ये भी जीन है, सब ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाए ये क्या है, जीन है, ठीक है। इस जीन का ही काम होता है कि डीएनए के अंदर फंक्शनिंग करना, और ये जीन ही क्या है, इस जीन के अंदर ही इनहेरिटेंस होती है, यानी इस सेल की इंफॉर्मेशन जो है इस जीन के पास होगी, ठीक है, जो कि आगे क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। समझ आया, क्रोमोसोम, दो तीन यहाँ पे आपके नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूक्लियस हमने समझ लिया, न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, डबल लेयर की होती है, ठीक है, इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे होल्स या ओपनिंग बोलते हैं। एक्सचेंज कराता है किसके बीच में, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में, किसका, मटेरियल का या फिर किसका, क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम होता क्या है, क्रोमोसोम एक ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, जो कब विजिबल होगा, विजिबल होगा जब सेल जो है वो डिवाइड करेगा, यानी सेल डिवीजन की स्टेट में ही विजिबल होगा, ठीक है। ये क्या करता है, इसके पास डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं, जो कि क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है और आगे के सेल में ट्रांसफर करेगा। अब डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। क्या करेगा, कंटेन करता है इंफॉर्मेशन जो कि एसेंशियल है किसके लिए, कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल, यानी नए जो सेल बनेंगे उसके अंदर इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगा डीएनए के थ्रू। फिर क्या बोला कि ये जो डीएनए, उसमें डीएनए मॉलिक्यूल है, उसमें क्या प्रेजेंट है, जीन्स प्रेजेंट है। जीन्स जो है वो क्या करते हैं, वो रेगुलेट करते हैं सेल की फंक्शनिंग, यानी अगर सेल में कोई फंक्शन कराना है तो वो कौन कराएगा, डीएनए। डीएनए के कौन सा पार्ट कराएगा, जीन पार्ट कराएगा। ये क्या करता है, रेगुलेट करता है सेल की फंक्शनिंग और इनहेरिटेंस, यानी इनहेरिटेंस कहने का मतलब जो पेरेंट सेल है उसकी कुछ, उसकी जो क्या कह लो, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पास ऑन करना, ठीक है। और क्रोमाटिन जो स्ट्रक्चर है वो कब विजिबल होगा, जब सेल जो है वो अपने नॉन डिवाइडिंग फेज में होगा, यानी सेल जब डिवाइड नहीं कर रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अब इस स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में देखो ध्यान से, ये जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो क्या है, हमारा डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है, ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है वो क्या है,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, कैसा है? डबल लेयर। ये बाहर की तरफ जो दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे आउटर लेयर, और अंदर की तरफ जो दिख रहा है उसको हम लोग बोलेंगे इनर लेयर। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि देखो ये मेम्ब्रेन के बीच में छोटे छोटे से, यहाँ पे देखो एक होल यहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ प्रेजेंट है, इसको क्या डिनोट किया है? न्यूक्लियर पोर मार्क किया है। ठीक है, अब इसके अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? मेन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। इसको हम लोग क्या बोला? न्यूक्लियोलस। क्या बोला? न्यूक्लियोलस। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रैंडमली क्या है? रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड है। इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड, इसको हमने क्या बोला? क्रोमाटिन बोला। क्या बोला? क्रोमाटिन बोला। क्रोमाटिन और क्रोमोसोम में एक और डिफरेंस होता है। जो क्रोमाटिन रहता है वो ऐसा कैसा रहता है? ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमाटिन बोलते हैं। ठीक है, और क्रोमोसोम जो रहेगा, क्रोमोसोम जो रहेगा उसका स्ट्रक्चर ऐसे 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 थ्रेड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में दिखने मिलता है। इसमें कैसा दिख रहा है? सिंगल थ्रेड जो है रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें कैसा दिखने के लिए मिल रहा है? वेल ऑर्गेनाइज्ड थ्रेड देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। समझ आया इतना? न्यूक्लियस की कहानी तक समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया तो आगे बढ़े। चलो, क्या है नेक्स्ट? कुछ दो पॉइंट्स और न्यूक्लियस को, उसको देख लेते हैं जल्दी से। क्या बोला? क्रोमाटिन मटेरियल। जो भी हमने देखा कि नॉन डिवाइडिंग फेज में एक न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है, क्या है वो? क्रोमाटिन। क्रोमाटिन मटेरियल विजिबल एज एन इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। यही बात की थी हमने कि इंटेंगल्ड का मतलब उलझा हुआ, उलझा हुआ बहुत सारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा मास जैसा स्ट्रक्चर कि बहुत सारा हो जाएगा ऐसे, तो ये कैसा दिखेगा? एक गुच्छा दिखेगा ना, तो वैसा सा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा न्यूक्लियस के अंदर। क्या बोला? अंडरगोज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अंडरगोज ऑर्गेनाइजेशन इनटू क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब होता क्या है? जो मल्टीपल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एक न्यूक्लियस के अंदर, जब ये नॉन डिवाइडिंग फेज में है, अब जब ये डिवाइडिंग फेज में जाएगा तो इस सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? ये थ्रेड जो है वो आपस में अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेंगे। ठीक है, ऐसे क्या कर लेंगे? अरेंज कर लेंगे। इसलिए क्या बोला? अंडरगोज ऑर्गेनाइजेशन इनटू क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। यहाँ जो स्ट्रक्चर था वो क्या था? वो क्रोमाटिन था। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? वो क्रोमोसोम है। ठीक है, समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्या है? द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। सेल्यूलर रिप्रोडक्शन कहने का क्या मतलब है? सेल्यूलर रिप्रोडक्शन कहने का मतलब कि सेल का रिप्रोडक्शन, यानी सेल जब डिवाइड करेंगे, अपना नंबर इंक्रीज करेंगे, तब न्यूक्लियस क्या करता है? एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। एंड डेवलपमेंट बाय डायरेक्टिंग केमिकल एक्टिविटीज एंड डिटरमाइनिंग सेल मैच्योरिटी, यानी कि डेवलपमेंट कराना केमिकल एक्टिविटीज के थ्रू और सेल की मैच्योरिटी को डिटरमाइन करना, यानी सेल कैसे कब मैच्योर होगा, कितने टाइम बाद मैच्योर होगा, ये सारा फंक्शन किसका होता है? न्यूक्लियस का होता है। इसलिए क्या बोला कि न्यूक्लियस जो है बहुत ही ज्यादा एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। ठीक है, या फिर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? सेल की रिप्रोडक्शन यानी ग्रोथ या फिर नंबर इंक्रीज करने में, और सेल की डेवलपमेंट कराने में भी। डेवलपमेंट कैसे कराता है? केमिकल एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। कौन? हमारा न्यूक्लियस। और सेल की मैच्योरिटी। चले आगे बढ़े। ये देखो ये कैसा सा स्ट्रक्चर है? किसका स्ट्रक्चर है ये? क्रोमाटिन का है कि क्रोमोसोम का? एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, और दूसरा कैसे जा रहा है? दूसरा एक इधर से जा रहा है। देखो, यानी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, सही है, समझ आ गया इतना सबको? आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट चले। चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट इज सेल ऑर्गन, सेल का ओरिजिन, यानी कहां से आया, एंड सेल्यूलर स्ट्रक्चर की बात करेंगे। किसकी? सेल ओरिजिन एंड सेल्यूलर स्ट्रक्चर की हम लोग अब बात करने वाले हैं। सेल दो टाइप के होते हैं, स्टार्टिंग में बताया था, लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था कि सेल कितने टाइप के हैं? दो टाइप के हैं। कौन कौन से? एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा
यूकैरियोटिक। चलिए देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक होते क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो प्रिमिटिव सेल होता है, यानी पुराने सेल, पहले के टाइम के जो सेल थे, यानी इतने अच्छे खासे वेल डेवलप्ड नहीं थे, इसलिए हमने इसको क्या बोला, प्रोकैरियोटिक सेल बोला। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है पुराने सेल या फिर प्रिमिटिव सेल। यूकैरियोटिक का मतलब होता है ट्रू सेल, या फिर मान लो कह लो कि जो कि बहुत ज्यादा पुराने नहीं है, या फिर कॉम्प्लेक्स सेल बोल सकते हैं। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो कितना होता है, साइज इज जनरली स्मॉल विच रेंजेस, रेंज क्या है इसकी, फ्रॉम 1 माइक्रोमीटर, फ्रॉम 1 माइक्रोमीटर, ठीक है, टू 10 माइक्रोमीटर, यानी साइज क्या है इसकी, 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक का साइज होता है, किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का। समझ आया। फिर नेक्स्ट क्या बोला कि 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर है, 1 माइक्रोमीटर, इसको काटो, 1 माइक्रोमीटर 10 टू द पावर -6 मीटर के बराबर है। क्या बोला, 10 टू द पावर -6, -6 यानी समझ लो 0.00000001, इतना छोटा ही है। ठीक है, क्या बोला, 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक की इसकी साइज होगी। ये क्या है, रेंज है, इसके बीच में जितनी भी साइजेज आती है उतनी हो सकती है, और 1 माइक्रोमीटर जो है वो 10 रेज टू पावर -6 मीटर के बराबर होता है। समझ आया। यूकैरियोटिक में क्या होता है कि साइज इज जनरली लार्ज, यानी इसमें बड़े सेल देखने के लिए मिलेंगे। रेंज क्या है इनकी, इनकी जो रेंज है वो है फ्रॉम 5 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। क्या बोला, 5 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रो। इसमें भी तो देखो 1 से 10 माइक्रोमीटर है, तो 5 माइक्रोमीटर तो इसमें भी आ जाना चाहिए। ठीक है, और इसमें भी 5 से आ रहा है, इसमें 5 से छोटा नहीं हो सकता, यानी 5 माइक्रोमीटर से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक होगा, और भी बड़ा हो सकता है, एक्सेप्शन। और यहाँ पे क्या बोला कि प्रोकैरियोटिक का जो रेंज है वो 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक का है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला कि प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक में हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो क्या है, प्रिमिटिव सेल है, यानी पुराने सेल है। अब पुराने सेल है तो इतनी अच्छी खासी डेवलपमेंट इनमें नहीं होती है। क्या बोला कि न्यूक्लियर रीजन जो है वो नॉट वेल डिफाइंड है, यानी न्यूक्लियर रीजन जहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो क्या है, वो इतना अच्छे से डेवलप नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, जो प्रोकैरियोट सेल है उसमें डेवलपमेंट अच्छे से ना होने की वजह से न्यूक्लियस जो है वो डेवलप नहीं हो पाता, और अनडेवलप्ड या फिर क्या बोलते हैं, नॉट वेल डिफाइंड या अनडिफाइंड स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इसमें से क्वेश्चन पूछेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में एक अनडिफाइंड स्ट्रक्चर है, उसका नाम क्या है, न्यूक्लियोइड। ठीक है, चलिए यूकैरियोटिक में क्या बोला कि न्यूक्लियर रीजन जो है वो वेल डिफाइंड है। कैसा है, वेल डिफाइंड। सीधी सी बात है, कॉम्प्लेक्स है, डेवलप्ड होगा, तो क्या बोला, न्यूक्लियर रीजन जो है वेल डिफाइंड, एज वेल एज इट इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी जो हम पीछे सेल देख रहे थे, जिसका डायग्राम बना रहे थे, जिसके बाद डबल लेयर बना रहे थे, पोर्स प्रेजेंट था, वो सब क्या था, वो एक प्रोकैरियोटिक सेल था। ठीक है, क्या होता है इस वो कैसा सेल था, वो एक यूकैरियोटिक सेल था, जिसमें वेल डिफाइंड क्या प्रेजेंट थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी। किससे सराउंडेड था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड था। नेक्स्ट बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल क्रोमोसोम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कैसा देखने के लिए मिलेगा, एक क्रोमोसोम इसके न्यूक्लियोइड्स के अंदर। कभी ये मत बोलना कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमोसोम देखने के लिए मिलेगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है। क्या होता है उसमें, न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोटिक के न्यूक्लियोइड में एक सिंगल क्रोमोसोम देखने के लिए मिलता है। वहीं पे बात करें यूकैरियोटिक की, तो यूकैरियोटिक में एक से ज्यादा क्रोमोसोम देखने के लिए मिलेगा। किसमें देखने के लिए मिलेगा, वो देखने के लिए मिलेगा हमें न्यूक्लियस में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर हम, सेल इज मेम्ब्रेन बाउंड एंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। क्या बोला, सेल इज मेम्ब्रेन बाउंडेड एंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट, यानी सेल, प्रोकैरियोटिक का जो ये सेल है
इसमें मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होंगी, ये सेल की सेल वॉल वाली मेम्ब्रेन या सेल वॉल कह लो, और इसके बाद क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। ये सारी चीजें तो इसमें रहेंगी, ठीक है। लेकिन इस सेल के अंदर ये जो सेल प्रोकैरियोटिक सेल जो है, इसके अंदर एक तो न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं है, फिर इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेली रहते हैं वो भी क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट रहता है। प्रोकैरियोट्स में वन सेल ऑर्गेनेली, क्या बोला, वन सेल ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है राइबोसोम। इसका नाम है राइबो, क्या बोला, राइबोसोम प्रेजेंट है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट है और यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट है, ठीक है। राइबोसोम ही एक ऐसा लौता सेल ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि सेल इज वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन। सेल में क्या है, सेल में वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। प्रोकैरियोट्स की यूकैरियोट्स की सेल में क्या है, एक वेल डिफाइंड यानी पूरी तरीके से डेवलप्ड हो चुके मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे। इसमें भी क्या होगा, अब यूकैरियोटिक सेल है तो इसमें सेल वॉल एब्सेंट भी होता है, यूनिसेलुलर में प्रेजेंट भी होता है, ठीक है, दोनों हो सकता है। फिर क्या बोला कि इसमें सेल ऑर्गेनेली जो है वो प्रेजेंट होगी। सेल ऑर्गेनेली इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, फिर अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्जी अपरेटस होगा, लाइसोसोम होगा, वैक्यूल होगा। ये सारे सेल ऑर्गेनेली किसमें प्रेजेंट रहते हैं, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट रहते हैं। इतनी बात समझ में आई। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस समझ में आया। प्रोकैरियोटिक का साइज क्या था, 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁶ माइक्रोमीटर, स्मॉल होती है साइज। अब यूकैरियोटिक में क्या बोला था, साइज लार्ज होती है जनरली, रेंज क्या था 5 to 10 माइक्रोमीटर, यही रेंज था। नेक्स्ट क्या बोला था हमने कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट है, और एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। यूकैरियोटिक में क्या था, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, डबल लेयर थी, पोर प्रेजेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आ गए थे किस पे, सॉरी ये यूकैरियोटिक में क्या बोलते हैं उस स्ट्रक्चर को, न्यूक्लियस बोलते हैं। फिर हम लोग आ गए थे क्रोमोसोम पे। प्रोकैरियोटिक पे सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगा, यूकैरियोटिक पे मोर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगा। प्रोकैरियोटिक में क्या था, सेल ऑर्गेनेली जो है वो एब्सेंट है, लेकिन क्या है इसमें, मेम्ब्रेन, सेल की जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स हैं वो प्रेजेंट है। इसमें क्या था यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड यानी पूरी तरीके से डेवलप हुए सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट थे, और इसमें सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है। एग्जांपल में कौन कौन सी ऑर्गेनेली आती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वैक्यूल, बहुत सारी आती है, वो सारी आगे हम पढ़ेंगे। कौन सा ऐसा एक सेल ऑर्गेनेली था जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट था, वो है हमारा राइबोसोम। बस डिफरेंस इतना सा होता है कि जो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो होता है 70S राइबोसोम, और यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, 80S राइबोसोम। इतना सा डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक में जो सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है ये क्या है, राइबोसोम जो होती है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती है, यानी राइबोसोम के बाहर कोई भी मेम्ब्रेन की लेयरिंग नहीं होती है, ठीक है। राइबोसोम कैसा होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। प्रोकैरियोटिक में 70S और यूकैरियोटिक में 80S देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं यूकैरियोटिक। इस चैप्टर में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में बेसिकली हमें जो स्टडी करनी है वो किस पे करनी है, कॉम्प्लेक्स सेल पे, या फिर हम लोग क्या बोले, यूकैरियोटिक, ठीक है। अब यूकैरियोटिक सेल में भी दो तरीके के सेल होते हैं, एक होता है हमारे पास एनिमल सेल और दूसरा होता है हमारे पास कौन सा, प्लांट सेल। अब इस सेल के अंदर हमने क्या क्या चीजें देख ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कह लो सेल वॉल, ये क्या है, चलो यहाँ बना लेते हैं, सेंटर में बना लेते हैं, क्या है ये, दिस इज सेल वॉल, क्या बोला, CW सेल वॉल। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इन दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डबल लेयर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, डबल लेयर न्यूक्लियस बना दिया।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में पोर है। अब ये रीजन जो खाली पड़ा हुआ है उसको क्या बोला है हमने, साइटोप्लाज्म बोला है। इस लेयर को क्या बोला है, ये वाली जो खाली सी लेयर है इसको क्या बोला है, इसको साइटोप्लाज्म बोला है। क्या बोला है, इसको साइटोप्लाज्म बोला है। ठीक है, फिर इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होंगी, इस साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होंगी। क्या प्रेजेंट होगी, सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ये हमारी सेल की मोटी मोटी स्ट्रक्चर ऐसा देखने के लिए मान लो मिलता है। ठीक है, अब ये जो साइटोप्लाज्म, हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट enclosed by the cell membrane contains specialized organelle। क्या बोला कि ये जो साइटोप्लाज्म नाम का फ्लूइड है, यानी इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लूड है, किसके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो जगह प्रेजेंट है वहां पे ये फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट है। जिस फ्लूइड कंटेंट में क्या प्रेजेंट है, कंटेन्स स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेलीज। ये जो ऑर्गेनेली छोटे छोटे बनाए हैं, ये कहाँ बनाए हैं, ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो बनाए हैं। ठीक है, अब क्या बोला, ये ऑर्गेनेलीज जो होते हैं, ऑर्गेनेलीज विल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन एंड आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन। क्या बोला, ये जो ऑर्गेनेली, ये जो छोटे छोटे से ऑर्गेनेली बनाए हैं वो अलग अलग ऑर्गेनेली अपना स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे, और ये ऑर्गेनेली के बाहर क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड होगा, यानी इसके बाहर भी एक लेयर ऑफ कवरिंग प्रेजेंट होगी। ऑर्गेनेली के बाहर भी, सेल के बाहर तो अपनी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन ये जो सेल ऑर्गेनेली है उसके बाहर भी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है सेल ऑर्गेनेली। पहली बात तो यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन वेरियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। अगर हम बात करें मेम्ब्रेन बाउंड की, तो वो सिर्फ और सिर्फ किस में देखने मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल में देखने के लिए मिलेगा। क्या करते हैं, कैरी आउट वेरियस फंक्शन, यानी अलग अलग ऑर्गेनेली अलग अलग फंक्शन करेंगे, और इसी तरीके से मल्टीपल ऑर्गेनेलीज एक सेल के अंदर मल्टीपल फंक्शन करेंगे। अब कुछ एग्जांपल है ऐसी ऑर्गेनेलीज के, न्यूक्लियस भी एक तरीका का क्या है, एक ऑर्गेनेली है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर एक है गोल्जी एपरेटस, फिर क्या बोला, लाइसोसोम और एक्सेट्रा, यानी और भी है। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, एक तरीके का सेल ऑर्गेनेली है। काम क्या है, एक लाइन सबको पता होगी माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया के नाम पे लोगों को बस यही याद रहता है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे कि हमने यूकैरियोटिक सेल तक की जो है वो मोटी मोटी बात कर ली है। अब हमें क्या पढ़ना है, हम इंडिविजुअली एक एक सेल ऑर्गेनेली के बारे में अब पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम ER बोलते हैं, क्या है, एक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स है। कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब, मेम्ब्रेनस है और कैसा है, ट्यूब की फॉर्म में प्रेजेंट है, एंड शीट्स विद इन द सेल। इसका स्ट्रक्चर अभी कैसा होता है वो मैं दिखाऊंगा। ठीक है, क्या बोला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER जो है वो नेटवर्क, मेम्ब्रेन का नेटवर्क उसने बना करके रखा है, और ट्यूब्स की फॉर्म में देखने के लिए मिलता है, और शीट्स की फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा। कहाँ पे, सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म जो कंटेंट है उसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास दो तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहने का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल एक रोड है, एक प्लेन रोड है जिसपे एक भी, क्या कहते हैं, एक भी गड्ढा नहीं है, या फिर कह लो कि एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं है, सिंपल एक नॉर्मल सी रोड है, तो ये क्या हो गई, स्मूथ रोड हो गई। ठीक है, लेकिन जब इसी स्मूथ रोड पर मल्टीपल स्पीड ब्रेकर्स देखे हैं वो बना दिया, तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ये स्ट्रक्चर रफ हो गया। अब इसमें ये जो स्पीड ब्रेकर वाला ये रोड क्या हो गई, ये रोड हो गई हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पे ये जो स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, ये स्पीड ब्रेकर के तौर पे यहाँ पे राइबो
राइबोसोम प्रेजेंट हो, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हम रफ बोल रहे हैं तो इसका कहने का ये मतलब है कि उसमें राइबोसोम की प्रेजेंस होगी, यानी उसमें राइबोसोम देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बोल रहे हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसमें राइबोसोम देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब इस दोनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बोला? अपीयर्स रफ ड्यू टू राइबोसोम। किसकी वजह से? राइबोसोम की वजह से। किसकी वजह से? राइबोसोम। ये रोड के ऊपर ये जो स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? राइबोसोम। ठीक है, क्या बोला? अपीयर्स रफ, रफ दिखता है ये किसकी वजह से? राइबोसोम की वजह से। और राइबोसोम जो है वो क्या है? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी ये जो राइबोसोम है इसी में क्या होगा? प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। क्या बोला? इस राइबोसोम में प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन हाउस। राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन हाउस बोलते हैं, यानी प्रोटीन्स बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? कि राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन। वही बात की अभी हमने कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट है। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन की सिंथेसिस। सिंथेसिस करने का मतलब कि बनाना। ठीक है, प्रोटीन को बनाना। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या बोला? कि नॉट इन्वॉल्व इन लिपिड का प्रोडक्शन। इसका नॉट इन्वॉल्व इन लिपिड प्रोडक्शन, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड को बनाने में कोई भी हेल्प नहीं करता है। अगर याद हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो थी वो किसकी बनी हुई थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स की और प्रोटीन की बनी हुई थी। लेकिन ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और लिपिड का सिंथेसिस नहीं करता है। ठीक है, फिर क्या बोला? नो रोल इन एंजाइम या फिर हार्मोन का सिंथेसिस। मोटी मोटी सी ये बात है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है? रफ होता है। क्यों? क्योंकि उसमें राइबोसोम होता है, इसलिए वो रफ देखने के लिए मिलता है। ठीक है, दूसरी बात क्या? कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन हाउस है और प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। तीसरा क्या बोला हमने? कि लिपिड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, यानी लिपिड प्रोडक्शन नहीं करेगा। चौथा क्या बोला हमने? कि एंजाइम और हॉर्मोन्स भी नहीं बनाएगा। ठीक है, सिर्फ क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा, ना ही लिपिड बनाएगा, ना एंजाइम बनाएगा, ना ही हार्मोन बनाएगा। और क्या बोला? नो डिटॉक्सिफिकेशन। इसको चेंज कर लेना, क्या है यहाँ पे? डी क्या है यहाँ पे? डिटॉक्सिफिकेशन। क्या बोला? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो क्या कर सके? वो क्या कर सके? अपने आप को डिटॉक्स कर सके। मान लो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई एक फॉरेन पैथोजन एंटर कर जाता है तो उसके पास ऐसी खासियत नहीं है कि वो उस फॉरेन एजेंट को क्या कर दे? किल कर दे। ठीक है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं कर सकता है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहने का मतलब कि स्मूथ अपीयरेंस जो है वो फैसिलिटेट्स लिपिड एंजाइम एंड हार्मोन का प्रोडक्शन। क्या बोला? इसमें पहली बात तो इसका अपीयरेंस कैसा होता है? स्मूथ अपीयरेंस देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि राइबोसोम जो है वो एब्सेंट है। बिकॉज राइबोसोम जो है वो क्या है? वो इसमें एब्सेंट है, इसलिए कैसा देखने के लिए मिलता है? ये स्मूथ देखने के लिए मिलता है। क्या करेगा? फैसिलिटेट करेगा लिपिड का फॉर्मेशन, एंजाइम का और हार्मोन का फॉर्मेशन। जो जो चीजें रफ एंडोप्लाज्मिक नहीं कर पा रहा था वो सारी चीजें कौन करेगा? हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो चीज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा था वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक नहीं करेगा। यानी अगर यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है तो यहाँ पे नो प्रोटीन सिंथेसिस, फंक्शंस इन लिपिड का प्रोडक्शन। यहाँ पे लिपिड, हार्मोन और क्या एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था तो यहाँ पे लिपिड, एंजाइम और हार्मोन का फॉर्मेशन या फिर प्रोडक्शन होगा। ठीक है, क्या बोला? फैसिलिटेट करता है लिपिड की सिंथेसिस, यानी लिपिड को बनाने में हेल्प करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शन इन एंजाइम एंड हार्मोन प्रोडक्शन, यानी एंजाइम भी बनाएगा और हार्मोन भी बनाएगा। और क्या बोला?
क्रूशियल इन डिटॉक्सिफिकेशन स्पेशली इन लिवर सेल। लिवर सेल का काम ही होता है क्या करना, अमोनिया को या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करना, डिटॉक्सिफाई करना और क्या बनाना, यूरिया बनाना। क्या करना, यूरिया बनाना। समझे? क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का काम है कि अगर उसके अंदर कोई भी फॉरेन पैथोजन या कोई ऐसा हार्मफुल चीज प्रेजेंट हो तो वो उसको किल करके अपने आप को क्या कर सकता है, सेव कर सकता है। और खासकर ये कहाँ देखने के लिए मिलता है, लिवर सेल में। लिवर सेल में ही क्या होता है, हमारा डिटॉक्सिफिकेशन होता है। और इसीलिए जब ऐसे लोग ऐसे ह्यूमन जो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं तो उनका कहाँ पे असर होता है। अब अल्कोहल क्या है, अल्कोहल में बहुत सारे केमिकल्स मिलाए गए हैं जिसको क्या करने की जरूरत होती है, डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत होती है। ठीक है, इसीलिए क्या वो कहाँ जाता है, लीवर के पास जाता है। लेकिन जब कोई बहुत ज्यादा अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम करे तो उसके लीवर पे अफेक्ट पड़ने लगता है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ आया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, गोल्जी एपरेटस। क्या है, गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस ये नाम जो है कैसे पड़ा, नेम्ड आफ्टर इट्स डिस्कवरर जिसका नाम क्या है, कैमिलियो गोल्जी। ठीक है, जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी उनका नाम था कैमिलियो गोल्जी। उन्होंने अपने नाम पे ही इसका नाम रख दिया और वो नाम क्या है, गोल्जी एपरेटस। ठीक है, या जिसे गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। अब क्या होता है, कंप्राइजेस अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड। ये भी कैसा होगा, अगर यूकैरियोटिक सेल में हम किसकी बात कर रहे हैं, सेल ऑर्गेनेली की बात कर रहे हैं, तो ये तो दिमाग में रखो ही रखो कि वो कैसा होगा, मेम्ब्रेन बाउंड होगा। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। वेसिकल का मतलब होता है एक ऐसा गोल सा स्ट्रक्चर जिसके अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो। ठीक है, क्या प्रेजेंट हो, छोटे छोटे वेसिकल्स ऐसे बनाता है। क्या है, अरेंज्ड अरेंज्ड रफली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक नोन एज सिस्टर्ने। क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने बोलते हैं उसको। ठीक है, फिर क्या बोला, फैसिलिटेट्स द पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन एंड अक्रॉस द साइटोप्लाज्म। यानी कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कौन सा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा था, उसकी क्या करना, उसकी पैकेजिंग करना, उसका ट्रांसपोर्टेशन कराना अक्रॉस द साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म के थ्रू उसका ट्रांसपोर्टेशन कराना। उसको हम लोग, वो किसके थ्रू होता है, किसकी हेल्प से होता है, गोल्जी एपरेटस के। नेक्स्ट क्या बोला, परफॉर्म्स फंक्शन सच एज स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। ये वेसिकल्स है, यानी प्रोटीन जो बन के आया है या लिपिड्स जो बन के आया है उनको क्या करेगा, अपने अंदर स्टोर करके रखता है या फिर उनका मॉडिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी में किसी टाइप की, किसी एंटीजन या फिर किसी पैथोजन से लड़ने के लिए एक टाइप का प्रोटीन चाहिए, तो उस प्रोटीन को उस हिसाब से मॉडिफाई भी करता है और अपने अंदर स्टोर करके तो रखता ही है, मॉडिफाई भी करेगा और क्या करेगा, उसकी पैकेजिंग यानी उसको पैकेज करेगा एक वेसिकल में। ये क्या है, ये हमारा वेसिकल है, ये राउंड सा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। क्या करेगा, वेसिकल्स बनाएगा और वेसिकल्स को कहाँ भेज देगा, टारगेट ऑर्गन के पास भेज देगा या फिर अपने अंदर स्टोर करके रखेगा या जहां पे भी उसकी जरूरत होगी वहां पे क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करा देगा। अब गोल्जी एपरेटस जो है वो प्लेज अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, यानी लाइसोसोम की जो फॉर्मेशन होती है, लाइसोसोम क्या है, एक सेल ऑर्गेनेली ही है। लाइसोसोम भी क्या है, एक तरीके का सेल ऑर्गेनेली ही है। ठीक है, ये लाइसोसोम जो बन रहा है वो किसकी मदद से बन रहा है, गोल्जी एपरेटस। इस लास्ट पॉइंट को स्टार मार्क, डबल स्टार मार्क करेंगे। क्यों, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस है कि इससे क्वेश्चन पूछ ले कि लाइसोसोम किस सेल ऑर्गेनेली की हेल्प से बनता है। ठीक है, नाम क्या रहेगा उसका, गोल्जी एपरेटस। समझ आया, इतना समझ आ गया सबको। चलिए आज के लिए बस गोल्जी एपरेटस तक ही रखेंगे, हमारा लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया वाला
टॉपिक बच जाए, बट कोई एक बार स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर कैसा है ये देखो। क्या बोला था, पैरेलली अरेंज, पैरेलली अरेंज दिख रहा है, ऐसा सा स्ट्रक्चर क्या है, पैरेलली अरेंज दिख रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गोल्जी एपरेटस बोलते हैं। ट्यूब्स अंदर क्या है, ट्यूब्स की फॉर्म में दिख रहे हैं, और कैसा है, पैरेलली अरेंज है ना, ये क्या है, ये पैरेलल अरेंज है, इसलिए हमने क्या बोला इसको, गोल्जी एपरेटस। ये हमारा गोल्जी एपरेटस का है। ये है हमारा लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है। लाइसोसोम के बारे में अभी आगे बताऊंगा, जब इसमें कोई पैथोजन या कुछ इसके अंदर फॉरेन पार्टिकल आ जाते हैं तो ये सुसाइडल बैग की तरह एक्ट करता है, अपने आप को क्या करता है, बर्स्ट कर लेता है, ठीक है। और ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर है, बहुत ही फेमस नाम है, सबको पता है। क्या करता है ये, सेलुलर एनर्जी एटीपी की फॉर्म में, एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में बनाता है, जो कि जिस एनर्जी को यूज करके हम अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, सारे फंक्शन कराते हैं, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है। चलिए आगे लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल में बात करेंगे ही नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए ऐसे ही सारे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों, पढ़ते रहिए ऐसे ही।